A Portrait of the Artist as a Young Man is a novel which is written by James Joyce. आइए इसका चैप्टर 1 सेक्शन 1 को समझते हैं। स्टेफन्स का जो फादर होता है, जिनका नाम होता है साइमन डेलस, वो अपने यंग सन को एक ओल्ड फैशन चिल्ड्रन स्टोरी सुनाते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल स्टोरी स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम, तो वो ऐसे ही करके उसको स्टोरी सुनाते हैं और बेबिश वर्ड यूज़ करते हैं जैसे मुकाओ। अब कहानी को सुनते सुनते जो स्टेफन होता है, इसके अंदर अलग अलग तरीके की इमेजेस बनती है। जो यंग स्टेफन्स होता है वो खुद को भी उस स्टोरी के करेक्टर में ढूंढता है, मतलब वो भी खुद को एक स्टोरी का करेक्टर ही मान लेता है, खुद को बेबी टुकू मान लेता है। हम देखते हैं कि स्टेफन का जो अर्ली चाइल्डहुड था उसके ऊपर किस किस चीज़ का इम्प्रेशन पड़ा। जैसे कि कोल्ड बेडशीट्स, मान लीजिए गर्मियों का टाइम है और आपने आसमान के नीचे खाट बिछाई है, कूलर लगाया है और जो बेडशीट होती है खाट के ऊपर वो ठंडी है। जैसे ही आप पसीने में आके लेटते हो आपको वो बेडशीट ठंडी लग रही है, तो उसके दिमाग में वो कोल्ड बेडशीट थी। उसकी माँ की जो एक प्लीजेंट स्मेल थी उसको वो भी याद थी, और जो उसकी गवर्नेंस जो उसका ध्यान रखती थी, डांटे, वो उसको अप्लोज़ करती थी। और अंकल चार्ल्स ने भी उसको अप्लोज़ किया था जब वो हॉर्न पाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर डांस करता था, तो इन चीज़ों के ऊपर उसको अप्लोज़ किया जाता था, उसकी तारीफ़ की जाती थी, तो उसको ये सारी चीज़ें याद हैं। इन सब चीज़ों का इम्प्रेशन उसके दिमाग पर हुआ। एक पॉइंट पे स्टेफन एक्सप्रेस करता है उसकी इंटेंशन को कि वो एक यंग गर्ल एलेन वांस से शादी करना चाहता है, जो कि उनके घर के पास ही नेक्स्ट डोर में ही रहती है। एलेन एक प्रोटेस्टेंट लड़की थी और इसीलिए ये जो हमारा स्टेफन था ये कैथोलिक फैमिली में था, इसलिए उनकी फैमिली को शौक लगा ये चीज़ सुन। ये कहने के बाद जो स्टेफन होता है वो टेबल के नीचे चला गया, कोई उसको मारे ना इसलिए। फिर स्टेफन की मदर जो होती है, वहाँ जो लोग हैं उनसे कहती है कि ये अपनी इस चीज़ के लिए जो इसने कहा है उसके लिए माफ़ी मांगेगा। तो जो उसकी गवर्नेंस दानते होती है वो कहती है कि इसकी आंखों से ईगल्स उड़ती दिखाई देगी अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी, यानी अगर इसको अभी इसकी गलती का एहसास नहीं करवाया तो इसके पर आ जाएंगे और ये उड़ने लग जाएगा और किसी की बात नहीं मानेगा। और ये सारे जो थ्रेटनिंग वर्ड्स होते हैं गाने की तरह स्टेफन के माइंड में बैठ जाते हैं। अब जो स्टोरी होती है वो शिफ्ट हो जाती है कि स्टेफन का क्या एक्सपीरियंस रहा कॉर्नग्लोविस वुड्स कॉलेज में। स्टेफन दूसरे लड़कों को बॉल के साथ खेलते देखता था लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता था। जो दूसरे लड़के थे वो कुछ एंटागोनिस्ट टाइप के थे स्टेफन के लिए, मतलब वो उसको मतलब फ्रेंडशिप टाइप नहीं कर रहे थे और उसके नाम पूछते थे और उससे कहते थे अरे ये कैसा नाम है तुम्हारा। सभी उससे जानना चाहते थे कि उसके पिता की सोशल रैंक क्या है समाज में और क्या उसका पिता मैजिस्ट्रेट है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि वॉर ऑफ रोजेस हुई थी हाउसेस ऑफ यॉर्क और लैनसेस्टर्स के बीच में। तो जो हाउसेस ऑफ यॉर्क था वो तो वाइट रोज़ रिप्रेजेंट करता है और लैनसेस्टर्स रेड रोज़ को सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेफन्स होता है ये ना तो वाइट रोजेस के बारे में सोचता है ना रेड रोजेस के बारे में सोचता है, ये ग्रीन रोजेस के बारे में सोचता है, जो कि सिंबलाइज करता है कि ये इस वॉर को लेकर, कंपटीशन को लेकर इसके मन में डिस्कम्फर्ट है, डिसइल्यूजनमेंट है। ये कुछ एक नया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो ही रास्ते हैं कहीं जाने के लिए, ठीक है, अब आप दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कोई और एक आसान रास्ता खोजना चाहते हो। तो ये भी ग्रीन रोजेस चाहता था, मतलब कुछ ऐसा जो उसको दुखी ना करे, खुश करे, एक न्यू डिफरेंट पाथ वो चाहता था। तो स्टेफन के ऊपर दबाव बनाया गया था कि वो अपनी एकेडमी के कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे और वहाँ के जो बच्चे थे उनको बैजेस मिल रहे थे, किसी को रेड मिल रहे थे, किसी को वाइट मिल रहे थे। ये एम्बलम्स थे जो कि नोबल यॉर्क को और लैनसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लैनसेस्टर्स होते हैं वो रेड रोजेस होते हैं और जो यॉर्क्स होते हैं वो वाइट रोजेस को
शो करते हैं इंग्लिश की हिस्ट्री में, और स्टेफन अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो सोचता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म तो करा नहीं है, तो ना मेरे पास वाइट रोज़ ना रेड रोज़, तो क्या कुछ ग्रीन रोजेस मुझे मिल सकते हैं। स्टेफन पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद पर मेडिटेट करता है, गॉड पर मेडिटेशन करता है और इस पूरे कॉस्मोस पर मेडिटेट करता है। तो अब वो सोचता है, वो एक चीज़ एग्जामिन करता है कि जो इसकी जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक है उस पर इसका खुद का एड्रेस लिखा हुआ है, जो कि शुरू होता है इसके खुद के एड्रेस से। फिर इसका स्कूल का एड्रेस दे रखा है, कौन सी सिटी है, कंट्री है, और इस तरीके से जो भी असेंडिंग ऑर्डर में है, फिर यूनिवर्स पे आके वो ख़त्म होता है। तो स्टेफन एक खोज में होता है, वो सोचता है कि हर अलग अलग धर्म में अलग अलग सबके गॉड होते हैं, तो वो सोचता है क्या ये अलग अलग जो गॉड हैं इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन क्या इन दी एंड ये एक ही बीइंग की बात कर रहे हैं, क्या एक ही तत्व की बात कर रहे हैं। और वो कंक्लूड करता है कि नेम भले ही डिफरेंट हो लेकिन वो एक सामंजस्य में है। जब रात को रिंग बजती है नाइट प्रेयर की, तो स्टेफन डायरेक्टली गॉड को एड्रेस करता है। जो स्टेफन होता है वो अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रेयर करता है। इसके बाद वो प्रेयर करने के बाद कोल्ड बेडशीट से डरता है। देखिए, अगर ठंड का मौसम है तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ठंडी लगती है, जैसे अगर हम बेड पे कई देर तक बैठे नहीं है तो बेड ठंडा हो जाता है। तो ऐसे ही उसको कोल्ड शीट से डर लग रहा था, वो अपने बेड पर जाता है और शिवर करता है, कांपता है। अब वो मतलब विजन देखता है वो एक, कि उसके पास मतलब वो एक बिग ब्लैक डॉग को देखता है जिसकी ब्राइट आइज़ है, और एक कैसल को इमेजिन करता है। तो कुछ समय बाद कुछ पीपल पूछते हैं कि क्या स्टेफन बीमार है, तो पता चलता है कि इसकी सिकनेस के पीछे का कारण ये है कि इसको स्क्वायर डिच में किसी ने धक्का दे दिया। जैसे कि मान लीजिए गड्ढे नहीं होते बने हुए होते हैं, तो ऐसे ही किसी गड्ढे में किसी ने इसको धक्का दे दिया था एक दिन, और जिसने उसको धक्का दिया था वो लड़का था जो सभी लड़कों को स्कूल में तंग करता था। जैसे गुंडों में सबसे बड़ा गुंडा होता है, ऐसे ही जो भी तंग करने वाले लड़के होते हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा तंग करने वाला लड़का होता है उसने स्टेफन को धक्का दिया था। तो जब स्टेफन से पूछा जाता है, जो कि अभी टॉर्मेंटेड था यानी दुखी था, कि क्या उसने अपनी मदर को किस किया, तो स्टेफन इस सवाल का ना येस में आंसर देता है ना नो में आंसर देता है, और बॉयज़ उसके ऊपर दोनों ही केस में हंसते, अगर वो येस में आंसर देता तब भी, नो में देता तब भी। तो स्टेफन इतना बीमार हो गया कि उसको अपनी क्लास स्किप करनी पड़ी, और फिर वो एक हॉस्पिटल टाइप की जगह में जाकर ही ठीक हुआ। उसका एक काइंड और ह्यूमरस ब्रदर है जिसका नाम है माइकल। वो स्टेफन की बहुत केयर करता है, उसे लगता है कहीं ये अपनी इलनेस से मर ही ना जाए। स्टेफन को लगता है कि वो हो सकता है मर जाए, ऐसा पॉसिबल है, और वो इमेजिन करता है उसका खुद का फ्यूनरल। तो वहीं इन्फर्मरी में अस्पताल में एक पेशेंट और होता है जिसका नाम होता है एथी। वो स्टेफन से रिडल्स पूछता है जो कि स्टेफन सोल्व नहीं कर पाता। अब स्टेफन दिन में सपने देखने लग जाता है, काश वो अपने घर जा पाता और वहीं पे रिकवर करता। और इस सेक्शन के एंड में हम देखते हैं कि जो ब्रदर माइकल है वो अनाउंस करता है पार्नल की डेथ को, जो कि एक आयरिश पेट्रियोट था। देखिए, यहाँ पर जो नरेटिव है वो स्टेफन्स की कॉन्शियसनेस से ही आ रहा है, यानी स्टेफन्स जो सोच रहा है उसी हिसाब से नरेशन चल रहा है। यहाँ पर कोई ये नहीं बता रहा कि स्टेफन की रियलिटी क्या है और ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है। स्टेफन जो है वो इसेंशियली जोइसी का ऑल्टर ईगो है, और हम बहुत सारी सिमिलरिटी देख सकते हैं स्टेफन की लाइफ में और जोइसी की लाइफ में। जो कॉनग्लोव्स है वो जोइसी का बोर्डिंग स्कूल था रियल लाइफ में, नोवेल ऑटोबायोग्राफी से भी कुछ ज़्यादा। मतलब जोइसी हो सकता है कि खुद के बॉयहुड में इसने जो एलिमेंट्स देखे थे वो उसकी ना बात कर रहा हो सकता है। जोइसी एक हमें पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हो कि जब एक यंग मैन ग्रो करता है एक मॉडर्न वर्ल्ड में, उसके अंदर क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकती है। स्टेफन के अंदर संसार को लेकर एक घबराहट है, और इस संसार के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सेंसेशन ऑफ एलियनेशन, यानी कि अलग थलग तरह के रूल्स जो इंसान को उसकी इच्छाओं से अलग थलग कर दें या किसी भी चीज़ से अलग कर दें, उसको एक
ज़िंदगी से काट के रख दे, इस तरह के वो सोच रख। और मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है जो कि जोयसी और इसके लिटरेरी पीर्स जो हैं नोटिस करते हैं कि 20th सेंचुरी में भी कितनी कन्फ्यूजन देखी जा सकती है, कितनी सेंसेशन देखी जाती है कि कैसे एक इंसान एलियनेशन फील कर सकता है। ये चीज़ हमको पता चलती है जब स्टेफन दूसरे लड़कों को बॉल से खेलता हुआ देखता है लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। स्टेफन के अंदर ये फीलिंग है जो उसको डिससेटिस्फाइड रखती है कि आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी वो बाहरी दुनिया से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। ये हमें पूरी नोवेल में एक चीज़ देखने को मिलेगी। हमें इसमें एक फैक्ट पता चलेगा कि आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, पर्टिकुलरली जो लिटरेरी आर्ट होती है, मतलब जोयसी के वर्ल्ड में लिटरेरी आर्ट कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। स्टेफन के द्वारा ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि जो आर्ट होती है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि आर्ट में इतनी पावर है कि वो एक इंसान की आइडेंटिटी को बदल सकती है, उसकी थॉट प्रोसेस के शेप को बदल सकती है। जैसे कि जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक हम सैड हैं तो अगर हम एक हैप्पीनेस का म्यूज़िक लगा देते हैं तो हमारा जो हॉर्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं और हम थोड़ा अच्छा महसूस करने लगते हैं। आर्मी में जो लोग होते हैं उनके लिए भी तो म्यूज़िक रखा जाता है, म्यूज़िक भी तो आर्ट ही है। जब एक बहादुरी वाला म्यूज़िक बजता है जो कि वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट आता है म्यूज़िक की वजह से। तो आर्ट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये भी हम इसमें देखेंगे। जब स्टेफन स्टोरी सुनता है तो वो इमेजिन कर लेता है कि वो खुद एक बेबी टुक्कू है। तो एक फिक्शनल स्टोरी उसको इंसिस्ट कर देती है खुद को एक करेक्टर मानने पे। मान लीजिए आपकी एक हैबिट है ज़्यादा खाना खाने की, और आप एक ऐसी कहानी सुनते हो जहाँ पर एक लड़की और है, वो उसको बहुत खाना अच्छा लगता है, खाना समोसा खाना अच्छा लगता है, जलेबी खानी अच्छी लगती है और खा खा के मोटी हो गई है। तो आप जब भी रिलेट कर लोगे उससे कि अरे ये कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। ऐसे ही एक फिक्शनल स्टोरी सुनकर ये जो लड़का है स्टेफन्स, ये भी अपने आप को एक करेक्टर मान रहा है। और सिमिलरली जोयसी कहना चाहते हैं कि आर्ट जो होती है वो हमें खतरों से और जख्मों से बचा सकती है। अब जब स्टेफन को डांटा जाता है कि जब वो कहता है कि मैं एक प्रोटेस्टेंट गर्ल से शादी करना चाहता हूँ, तो वो अपने आप को कैसे शांत रखता है। जो भी लोग उसको जो भी कहने लग रहे हैं वो उसका एक गाना बनाता है और गाने के फॉर्म में उसको लेता है, जिससे उसको कोई मतलब ऐसे अजीब सा नहीं लगता, वो अपने आप को काम रख पाता। तो पुल आउट हिज आइज, अपोलोजाइज, आर्ट ऑल्सो हैज़ अ पॉलिटिकल डायमेंशन। तो जो इनको रोजेज़ दिए जा रहे थे, वाइट रोजेज़, रेड रोजेज़, एक एकेडमिक कंपटीशन की तरफ से, तो ये एक मतलब वो उसको रोजेज़ की तरफ से एक, जैसे अगर आपको एक मेडल मिला, आप अगर गौरवान्वित महसूस करते हैं, आपको एक मेडल मिला, लेकिन आपका ध्यान अगर उस मेडल की शाइनिंग पर चला जाए तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको वो मेडल पसंद है इसलिए नहीं कि उस मेडल को लेकर आपकी बहादुरी दिखाई गई है, आपको वो मेडल पसंद है उसकी ब्यूटी की वजह से। तो ऐसे ही जो स्टेफन्स होता है, इसको वाइट रोजेज़ और रेड रोजेज़ अच्छे लग रहे थे पॉलिटिकल पर्सपेक्ट से नहीं, बल्कि उनकी खुद की ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से। तो फिर ये सोचता है क्या किसी रोज़ का कलर ग्रीन भी हो सकता है। ग्रीन आयरलैंड का ट्रेडिशनल कलर है, और इस चीज़ के हिसाब से कि एक ग्रीन रोज़ हो सकता है क्या, जो इसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आपको इंडिपेंडेंस मिल सकती है। आयरिश स्टेट की इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ब्यूटी है, सेंस ऑफ ब्यूटी है, ग्रीन रोज़ की ब्यूटी ही नहीं सिर्फ देखी जा रही, उसको एक रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से भी जोड़ा जा रहा है। एक सबसे नोटेबल फीचर जो हमें स्टेफन की आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में देखने को मिलता है वो है उसका साउंड्स को लेकर इंटरेस्ट। तो जब उसको स्टोरी सुनाते टाइम जिस तरीके के वर्ड्स बोले जाते थे वो उनकी साउंड्स पर ध्यान देता था, जैसे मुकाओ, टुकू। वो एक साउंड के बारे में सोचता है, साउंड ऑफ अ वर्ड वाइन। वो इमेजिन करता है कि जो क्रिकेट बैट्स होते हैं वो कह रहे हैं पिक पैक पोक पक। जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हैं, बॉल आपके बैट पे आके लगती है, उस पर से एक साउंड निकलती है ऐसे करके।
तो वो साउंड्स के नाम नोटिस करता है जहाँ पर भी उसको दिखते हैं, जैसे पिक, पैक, पॉक, पक, इस तरीके से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि साउंड्स को नोटिस करना, एक अलग ही एक चीज़ का पर्सपेक्टिव से देखना, तो ये जोइसी का खुद का वर्ड प्ले रिवील करता है और उसका खुद का साउंड्स में इंटरेस्ट रिवील करता है, जो कि खुद 21st सेंचुरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज का इनोवेटर था। जो जोइसी था वो साइकोलॉजिकल फिक्शन का भी एक अग्रणी था। मतलब जोइसी की जब हम वर्क पढ़ते हैं तो हम उसके वर्क में साइकोलॉजिकल फिक्शन को देख सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को देख सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में क्या होता है, जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ की बात कर दी मैंने, फिर मैं अपने ड्रीम की बात कर सकती हूँ, फिर मेरे दिमाग में जो अभी अभी सिर्फ आइडिया आया है उसकी बात कर सकती हूँ, फिर मैं अपने पास्ट में जा सकती हूँ और पास्ट में मुझे इस टाइम क्या आइडिया आया उसकी बात कर सकती हूँ। तो ये तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इजाद है और साइकोलॉजिकल फिक्शन के साथ खेलना, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसका इन्वेंशन किसने किया? जोइसी। ये चीज़ दिखाना चाहता था इन टेक्निक्स के माध्यम से कि जो ह्यूमन माइंड है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी किसी टॉपिक पे चला जाता है, कभी किसी टॉपिक पे चला जाता है। तो जो स्टेफन्स की अर्ली मेमोरीज हैं वो प्रेजेंट करती है डायरेक्ट, इनफिल्टर्ड और मेंटल इम्प्रेशन को, ठीक है, उसके मेंटल इम्प्रेशन को जो कि अनफिल्टर्ड है, डायरेक्ट है, रेदर देन भाई कन्वेंशनल तरीके से या फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ।